Hello and welcome everyone to English class. Today in this video we will read the second chapter of English, The Sound of Music, part first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So we will read this chapter and find out what does it contain. So I am going to read the first para. Rush hour crowds jostle for pushing on the underground train platform. तो पहली लाइन में ऑथर कहता है कि उस टाइम के बारे में वो बता रहा है कि समय ऐसा है कि बहुत सारी भीड़ जो है बहुत जल्दी में है और एक दूसरे को पुश कर रही है सो दैट वो अपनी पोजीशन ले सकें ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जो कि अंडरग्राउंड में है और उस ट्रेन पे वो चढ़ सकें। उसके लिए लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं और उस वक्त रश भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. कहता है एक छोटी सी लड़की जो कि 17 साल की कम उम्र की लग रही थी, वो थोड़ी सी नर्वस लग रही थी उस वक्त, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जो ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म पे उसकी जो वाइब्रेशंस थी, उसकी जो कंपन थे, वो उसको फील कर पा रही थी। इट वॉज अ फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। वो दिन उसका पहला दिन था। कहाँ के लिए? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, और इतने बड़े म्यूज़िक एकेडमी में किसी का जाना एक डराने के लिए काफ़ी है, और वो भी एक छोटे से बच्चे के लिए जो कि एक स्कॉटलैंड के गांव से आई हुई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। कहता है ऑथर, लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, मतलब ये जो एक ऐसी पर्सन जिसको म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा चाह है, जिसको बहुत ज़्यादा लगाव है म्यूज़िक से, उसने ऐसे चैलेंज से भी बड़ा चैलेंज फेस किया है अपनी लाइफ में। और वो चैलेंज क्या है कि वो कंप्लीट डेफ है, कंप्लीट तरीके से वो बहरी है। नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड पैरा। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ऑथर कहता है कि ऐसा नहीं था कि एवलिन जो है फ्रॉम बर्थ से ही जो है वो बहरी थी, लेकिन उसका जो हियरिंग का लॉस हो रहा था वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसके सुनने की पावर जो है वो ख़त्म होती चली गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। They called her name and she did not move. तो सबसे पहली बार उसकी मदर ने इस चीज़ को देखा कि कुछ तो गड़बड़ है जब वो 8 साल की थी और एवलिन उस वक्त पियानो को प्ले करने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और उस वक्त उसका नाम बुलाया जा रहा था, लेकिन अपना नाम सुनने के बाद वो मूव नहीं हुई, वो उठी नहीं पियानो को बजाने के लिए। उस वक्त उसकी माँ को जो है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ उनको महसूस हुआ था। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। उसकी माँ को ये रियलाइज़ हो गया कि लगता है उसने अपना नाम सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी, उनकी माँ ऐसा कहती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑथर कहता है कुछ समय के लिए एवलिन ने किसी तरीके से अपने आप को मैनेज किया था कि जो उसकी बढ़ती हुई बहरापन है उसको अपने फ्रेंड और टीचर से वो कंसील कर रही थी, छुपा रही थी। उसमें वो कुछ हद तक सफल रही, उसने मैनेज कर लिया, उसने अपनी बहरेपन को छुपाना जारी रखा और छुपा भी रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। लेकिन
जैसे जैसे समय होता गया और जब वो 11 साल की हो गई तो उसके जो मार्क्स थे वो धीरे धीरे और ख़राब होते चले आ रहे थे। तो उसकी जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से गुजारिश की, कहा, ज़िद की कि इसको अब स्पेशलिस्ट के पास दिखाने का समय आ गया। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और जब वो स्पेशलिस्ट के पास गई तो वहाँ पे ये पता चला कि जो उसकी हेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि वहाँ उसके ईयर में कोई नर्व जो है वो डैमेज हो चुकी थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। और एक एडवाइस डॉक्टर ने दिया कि सुनने की मशीन अब इनको लगानी चाहिए और इनको बहरों के स्कूल में अब भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। ये सुनने के बाद एवलिन कहती हैं कि उसके सामने ऐसा लगने लगा जैसे पूरा अंधेरा छा गया है। Now moving to the third para. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। लेकिन एवलिन जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि ये सुनने के बाद वो अपनी म्यूज़िक की जो उसकी चाहत है उसको छोड़ दे। वो गिव अप करने को तैयार नहीं थी और वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी और उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है उसको वो जारी रखेगी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को देखा कि वो ज़ाइलोफोन एक तरीके का म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, वो आपकी बुक में उसका फिगर दिया हुआ आप उसमें देख सकते हैं। तो ज़ाइलोफोन एक लड़की प्ले कर रही थी तो एवलिन ने भी डिसाइड किया कि उसको भी ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूनिस्ट रॉन फ्रोप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बहुत सारे जो और म्यूजिक टीचर्स थे सब ने जो है एवलिन को हतोत्साहित किया, उसको जो है आगे आने के लिए नहीं कहा। सब ने कहा कि तुम इस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजा पाओगी। लेकिन उसमें से एक जो टीचर थे रॉन फ्रोप्स, उस टीचर ने एवलिन के अंदर की क्वालिटी को देखा। ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसकी क्वालिटी को देखने के बाद रॉन फ्रोप्स ने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को उसकी तरफ करके अलग अलग डिफरेंट नोट्स पे बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और बजाते हुए रॉन फ्रोप्स ने कहा कि तुम इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, इन नोट्स को जो बीट्स हैं इसको तुम किसी दूसरे सेंस से महसूस करने की कोशिश करो। ऐसा एवलिन कहती हैं क्योंकि ऐसा उनके टीचर ने बताया था। सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो एवलिन कहती हैं जब मुझे ऐसा करने को कहा गया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो ड्रम की हायर नोट्स थीं वो अपने कमर के ऊपर वाले हिस्से से फील कर रही थीं और जो ड्रम की लोअर नोट्स थीं उसको वो अपने कमर के नीचे के हिस्से से फील कर रही थीं। फ्रोप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। तो फ्रोप्स ने उनको ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करवाई और जल्द ही एवलिन को ये पता चलने लगा कि वो बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो बीट्स हैं, जो नोट्स हैं, उनको वो सेंस कर सकती हैं अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। और एवलिन यहाँ पे कहती हैं कि अब मैं ये सीख चुकी थी, मैंने अपने दिमाग और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोल दिया था। मैं अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, अपने माइंड के पार्ट से
बहुत सारे वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो जब वाइब्रेशंस मैं फील कर सकती थी तो बाकी के जो काम करने थे वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कड़ी मेहनत से अचीव हो सकते थे। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और इसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। तो उसके बाद उनका एक यूनाइटेड किंगडम को टूर हुआ और उनके साथ एक नौजवानों का ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था, और वो टूर पे जब गई यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा के यूथ के ग्रुप के साथ, तो उस वक्त वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उन्होंने इस वक्त डिसाइड कर लिया था कि अब म्यूज़िक ही उनकी लाइफ है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसके बाद उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में अपना ऑडिशन दिया, और ऑडिशन देने के बाद, ऑडिशन मतलब एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया, सो दैट लोग डिसाइड कर पाएँ कि ये कैंडिडेट अच्छा है या नहीं अच्छा है। और उस ऑडिशन में उन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क, पूरे एकेडमी की हिस्ट्री में उतना मार्क्स किसी ने सिक्योर नहीं किया था, उन्होंने अचीव किया उसको। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस करती थी उससे वो अब आगे निकल के अपना खुद अलग परफॉर्मेंस देना शुरू किया उन्होंने। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उनके 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। इन सब काम के लिए एवलिन जो है कहती हैं कि किसी भी काम के लिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हीरोइक अचीवमेंट नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है कि जो इस तरीके का चीज़ को अचीव कर ले तो वो हीरो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे निश्चित पहुँच जाएंगे जहाँ आपको जाना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule। और उसके बाद अथर कहता है कि वो बहुत ऊंचाई पे गई, और उसके बाद वो दुनिया की मल्टी-परक्यूनिस्ट बनी, उनके पास मास्टरी हो चुकी थी, वो 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकती थी, और बहुत ही बिजी उनका इंटरनेशनल शेड्यूल भी हो चुका था। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। ऑथर कहता है ये बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली बात थी कि एवलिन को म्यूज़िक बजाते हुए देखना, किस तरीके से वो बिना मेहनत के, ऐसा लगता था कि उनको सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन बिना सुने हुए ऐसा लगता था कि जैसे वो बिना मेहनत के बड़े आराम से वो सारे इंस्ट्रूमेंट पे अपना हाथ चलाती थी, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को वो डील करती थी। इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, मैन विद बुशी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और ऑथर कहता है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक वर्ड को हमेशा बार बार रिपीट करती थी। वो वर्ड क्या था? मैन विद बुशी ब्रेड गिव मी ट्रबल शी लाव। कहती थी कि वो आदमी जिनकी घनी दाढ़ियाँ होती हैं वो मुझे परेशान करते हैं, और ये कहते हुए वो हंसती हैं। वो ऐसा क्यों कहती हैं कि आदमी जिनके पास घनी दाढ़ियाँ होती हैं वो मुझे परेशान करते हैं? वो इसलिए कहती हैं क्योंकि वो जो भी गाया करते थे लोग, उनकी लिप्स को पढ़ा करती थी, उनकी लिप्स के मूवमेंट्स को पढ़ के वो समझती थी कि कौन सी बीट्स को ले जाना है, कैसे म्यूज़िक को प्ले करना है। वो लिप्स के अकॉर्डिंग देख के अपने आप में मैनेज करती थी। लेकिन जिनके पास घनी दाढ़ियाँ होती थी, उसकी वजह से उनको लिप्स जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देते थे, जिस वजह से वो कैच नहीं कर पाती थी कि उन्हें कैसे म्यूज़िक को प्ले करना
है, इस वजह से उनको ट्रबल महसूस होती थी. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. वी विल डू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी नेक्स्ट डे. थैंक यू.